हुआ जो रास्तों से भटक गए? क्या हुआ जो रास्तों से भटक गए? लेकिन मंजिल को तो हम जरूर पाएंगे। और ये जो किस्मत अकड़ के बैठी है ना, तुम देखना, इसे हम एक दिन जरूर हराएंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी कोमल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है। अगर आप कक्षा 10 में हो या तो आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली होंगी, उसकी डेट आ गई होंगी या फिर एक आध महीने बाद भी हो सकती है। तो उसी एग्जाम के लिए हम लेकर के आए हैं हिंदी में 10 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लिख करके रख लीजिएगा, एग्जाम में तो यही आने वाले हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला वाला जो है लेखक का परिचय। हम जानते हैं कि हमारा हिंदी का जब भी एग्जाम होता है तो उसमें लेखक का, कवियों का जीवन परिचय हमेशा से पूछा जाता है, लेकिन तो वो तो ढेर सारे हैं, हम किसका याद कर ले कि वो हमारे एग्जाम में आ जाए। तो देखिए जो लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिख करके दिया गया है। ये जो है ना ये फिक्स है कि एग्जाम में आपके आएगा ही आएगा। अब ऐसा नहीं कि केवल हाफ ईयरली में, ये आपके हाफ ईयरली में भी आ सकता है। अभी से आप तैयार करोगे प्री बोर्ड में भी आ जाएगा, एनुअल एग्जामिनेशन में भी आ जाएगा। और एक और फायदा हो जाएगा, जब आप जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो पढ़ेंगे ही, आपको इनके बारे में पता चलेगा। दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि आप इनकी कृतियां, रचनाओं के बारे में पढ़ लेंगे, उससे जो सबसे स्टार्टिंग के 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। हमेशा से ही जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उसमें कहीं ना कहीं 2 से 3 प्रश्न जयशंकर प्रसाद जी के तो रहते ही हैं इनकी रचनाओं से। तो जब आप इनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे तो रचनाएं भी इनकी आपको याद ही हो जाएंगी और वो बहुविकल्पी प्रश्न भी आपके यहाँ से बन जाएंगे। दूसरा वाला आएगा कवि का जीवन परिचय। अब कवियों में भी ढेर सारे हैं, हम किसका पढ़ ले कि वो हमारे एग्जाम में आ जाए। तो जो कवि है, कवि इसमें एक है सूरदास जी, तुलसीदास जी भी हैं, लेकिन हाँ सबसे पहले आप सूरदास जी के जीवन परिचय को याद कर लीजिएगा और ये याद हो जाए तब आप तुलसीदास जी के भी जीवन परिचय को याद कर लीजिएगा। क्या है कि दोनों लोग का याद किए रहेंगे तो किसी का भी एग्जाम में आएगा, आप लिख देंगे और दोनों लोग की रचनाओं को भी आप याद कर लीजिएगा। इसमें सूरदास जी के साथ में आप ना तुलसीदास जी को भी याद कर लीजिए, सूरदास जी के साथ में तुलसीदास जी के भी जीवन परिचय को और साथ में साथ इन दोनों की रचनाओं को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। सूरदास और तुलसीदास जी की रचनाओं को भी याद कर लीजिएगा, उसमें से भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न में आ ही जाते हैं। तीसरा है, तीसरे में देखिए कोई पर्टिकुलर खंड काव्य नहीं है, आप जिस भी जिले से होगे, अलग अलग जिले से होगे तो खंड काव्य वहां पे अलग अलग चलता होगा। कहीं पे ज्योति जवाहर चलता है, कहीं पे वो कर्ण वाला चलता है, तो सब जगह ना कहीं पे जैसे गांधी जी का चलता है तो अलग अलग चल जाता है। तो देखो डजंट मैटर आपका कोई भी खंड काव्य हो, लेकिन खंड काव्य में एक नायक होता है तो उसी नायक का आपको चरित्र चित्रण याद कर लेना है। दीदी हमें पता कैसे चलेगा कि जो खंड काव्य है उसका नायक कौन है? देखिए जो नायक वो होगा, खंड काव्य पूरा ना उसी नायक पे आधारित होगा। जैसे अगर गांधी जी के ऊपर है, अंबेडकर जी के ऊपर है, तो पूरा खंड काव्य आपका गांधी जी के ऊपर ही आधारित होगा या फिर पूरा खंड काव्य आपका अंबेडकर जी के ऊपर ही आधारित हो जाएगा। तो खंड काव्य आपका जो भी होगा उसको पढ़ करके देखिए कि कौन सा इंसान इस खंड काव्य में ऐसा है जिसके चारों तरफ ये खंड काव्य घूम रहा है। बस आपको उसी को पकड़ना है और उसके चरित्र चित्रण को याद कर लेना है। तो ये आप कर लीजिएगा। देखिए कोई भी बताएगा आप लोग को प्रश्न ना, तो वो एक अनुमान लगा करके बताता है, मतलब वो अनुमानित बताता है, वो 100% ऐसा नहीं कह सकता कि यही आएगा ही आएगा, इसी को लिख लीजिए, इसी को पढ़ लीजिए। अरे 7 सेट बनते हैं, किसी में नहीं भी आ सकता है। अब ऐसा थोड़ी है कि 7 सेट में छप जाएगा, ऐसे तो हम भविष्यवाणी कर देंगे कि भाई देखो यही आएगा ही। जो कोई भी बताता है ना वो क्या करता है बेटा कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को निकालेगा, जो चीजें लगातार पूछी गई है 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल लगातार जो एक सीरीज में चलती गई है वही आपको वो बता देगा कि जैसे हर साल आया है तो इस साल भी आ सकता है। तो वो केवल आपको अनुमानित बता सकता है और ऐसी चीजें आ भी जाती हैं, इसीलिए ये सारी चीजें अनुमान पर आधारित है। लेकिन हाँ आपका जो
जो पेपर होगा ना वो 80% यहीं से फंसेगा। केवल 20% चीजें हो सकती है अलग से आ जा, बट 80% नंबर आपके यहीं से आएंगे और 80% आपका यहीं से फंसेगा। इसके बाद अगला आता है निबंध। हम देखते हैं कि निबंध हमारे एग्जाम में 6 या 9 नंबर का ऐसा करके कुछ आता है। तो जो निबंध आता है उसमें एक देखो बहुत ज्यादा चल रहा है ना हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या, जिसको देखो पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठे हैं, ये करके बेरोजगार बैठे हैं, मतलब सब कुछ कर लिए लेकिन पैसा कमाने का साधन ही नहीं है। बेरोजगारी से इतने सारे युवा जो है कि पीड़ित हो चुके हैं। तो क्या होता है ना, इसीलिए बेरोजगारी की समस्या पर आपको निबंध को पढ़ लेना है। क्योंकि देखिए जो चीजें कहते हैं ना कि तत्काल में चल रही होती हैं, जितनी चीजें तत्काल में चल रही होंगी, लाइक बेरोजगारी जो है ये हमारी अभी ट्रेंडिंग में है कि पढ़े लिखे बेरोजगार, ये किए हुए बेरोजगार, ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। तो जो चीजें जैसे चल रही होती हैं उस पर निबंध आ जाता है। जैसे कि जब बोर्ड एग्जाम चल रहा था तो क्या हुआ था ना कि उस समय महाकुंभ चल रहा था, तो महाकुंभ में देखिए निबंध आया हुआ था। जो चीजें ऐसे चल रही होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा वायरल हो गई रहती हैं, चल रही होती हैं, तो उस पे अप टू डेटेड हमें रहना पड़ता है, वही चीजें एग्जाम में आ सकती हैं। जैसे महाकुंभ उस समय चल रहा था तो महाकुंभ पर निबंध आया हुआ था। उसी तरीके से बेरोजगारी बहुत ज्यादा चल रही है तो इस पर भी निबंध आ सकता है। वैसे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा ना तो आप क्या करिएगा, पर्यावरण प्रदूषण को भी पढ़ लीजिएगा। ये जो बेरोजगारी की समस्या है इसके अलावा मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आप क्या करिएगा ना, पर्यावरण प्रदूषण वाला जो निबंध है इसे भी पढ़ लीजिएगा। जब आप पर्यावरण प्रदूषण वाले निबंध को पढ़ेंगे तो इससे आपके ढेर सारे निबंध कवर हो जाएंगे। आप पर्यावरण प्रदूषण को पढ़ लेंगे तो इसी में से आपका वृक्षारोपण वाला भी निबंध हो जाएगा। इसी में से आपका क्या होगा ना, इसी में से आप जनसंख्या वृद्धि वाले निबंध को भी पूरा कर लेंगे, जनसंख्या वृद्धि वाले निबंध को। और एक और निबंध आता है जल संरक्षण का। इतना पढ़ने से आपके इतने सारे निबंध कवर हो जाएंगे। देखिए सब अलग अलग, हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन क्या है ना कि ये आप क्या करिएगा, बेरोजगारी वाले को पढ़ लीजिएगा और केवल पढ़ना ही तो है। निबंध में कौन याद करके जाता है, केवल जो संकेत बिंदु रहते हैं आपको उसे 2-3 बार पढ़ लेना है। संकेत बिंदु याद हो गया तो फिर आप उसके अंदर बना करके लिख देंगे। और जैसे कि अगर आप पर्यावरण प्रदूषण को पढ़ लिए, प्रदूषण में आप पढ़ेंगे तो उपायों में पेड़ लगाने के बारे में बताया जाएगा। अब आप वहां से रिलेट करके जब वृक्षारोपण का निबंध आएगा तो आप पेड़ों को भी लिख लेंगे। और इसी में से प्रदूषण क्यों बढ़ा है, कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि भी उसमें निहित है, तो आप जनसंख्या वृद्धि के ऊपर निबंध को लिख लेंगे। और इसके बाद प्रदूषण के बढ़ने की वजह से पानी की बहुत ज्यादा बर्बादी हो रही है, और क्या है ना, पानी में भी प्रदूषण हो जाते हैं। प्रदूषण के प्रकार आप देखेंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। तो इसमें आप पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में, तो आप जल संरक्षण पे भी निबंध आएगा तो इसको लिख लेंगे। यानी एक निबंध को पढ़ने से आपके ढेर सारे निबंध कवर हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या करिएगा, इस एक निबंध को पढ़ लीजिएगा, बाकी सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी। इसके बाद अगला है कि संस्कृत। हमारा ना अनिवार्य संस्कृत का एक पोर्शन होता है। जैसे कि किताब तो हमारी हिंदी की है बट उसमें ना लास्ट में संस्कृत भी रहता है। उसी संस्कृत में जो पहला पाठ है, प्रथमा पाठ है, जो पहला पाठ है वाराणसी वाला, उसका जो गद्यांश है उसे आप अच्छे से पूरे संस्कृत गद्यांश को पढ़िएगा और फिर उसके अर्थ को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि वो भी एग्जाम में आ जाता है, दिया रहेगा। नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करिए, तो ससंदर्भ यही से मिल जाएगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत के संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। रचयिता और रचयिता इसमें नहीं लिखना होता है, बस यही लिखना होता है। और फिर आप इसके पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वाराणसी वाले चैप्टर को, और उसके हिंदी को अच्छे से समझ करके याद कर लीजिएगा। याद करने जैसा कुछ होता नहीं है, केवल समझने जैसा होता है। आप समझ लेंगे फिर आप उसे लिख देंगे। और अगर नहीं भी आएगा ना, 1-2 वर्ड इधर के उधर भी होंगे, तो भाई एग्जामिनर के पास इतना समय कहाँ है कि वो एक लाइन पढ़ने के लिए जाएगा। वो तो ये देखेगा कि बच्चे ने पूरा लिखा हुआ है, नंबर दे देगा, वो आपके काले नीले पेन को देख लेगा। तो आप इस वाराणसी वाले चैप्टर को पढ़ लीजिएगा।
और इसके बाद हिंदी में हमारा एक गद्यांश और पद्यांश का पोर्शन आ जाता है। उसमें जो पद्यांश आता है उसमें आप क्या करिएगा, तुलसीदास जी का जो धनुष भंग और वन पथ पर है इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारे चैनल पर भी पढ़ा दिया गया है, मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें वो रहता है ना, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दय मग में डग दे, झल की भरी बालकनी जल की पुटी सूखी गए मधुराधर वे, फिर बुझती है जल नो अब के तकी पड़ा कुटी करी हो की तमें, तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया ती चारू चली जलचवे। इसका जो अर्थ है वो ये है कि जैसे ही सीता जी क्या करती हैं, सीता जी जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाती है श्री रामचंद्र जी के साथ में, उनके कोमल होठ सूख जाते हैं, उनके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं और वो श्री रामचंद्र जी से पूछती है ना, कहती है, हे प्रियतम कहाँ पर हम कुटिया को बनाएंगे, कुटिया कहाँ पर बनाना है, अरे कहाँ पर स्थित है। श्री रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि ये कहाँ कोमल सीता हमेशा महलों में रहने वाली, आज हमारे साथ इनको 14 वर्ष का वनवास झेलना है और ये हमारे साथ चल रही हैं, बेचारी हमेशा फूलों के बीच रहती हैं, आज जब इन्हें बाहर निकलना पड़ा है तो पूरी पसीने से लथपथ हो गई हैं। परंतु सीता जी के इस प्रेम को देख करके श्री रामचंद्र जी भी थोड़े से गदगद हो जाते हैं। तो बस यही था हमारे गद्यांश में। और इसी तरीके से धनुष भंग का भी है, जिसमें कहती हैं, सखी सब कौतुकी देख निहारे जेऊ कहावत ही तू हमारे। जब धनुष भंग की चल रही होती है प्रक्रिया तो क्या होता है, कहती है सीता जी ना उनकी माता जी कि देखिए, सीता जी कहती है, हे सखी सुनो तो, यहाँ पे तो सारे लोग तमाशा देखने के लिए आ गए हैं, कोई भी हमारे हित की बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे करके देखिए पूरे पद्यांश को बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे मैं कितना बताऊंगी। प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी के और सारे वीडियोस को देख लीजिए, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपका बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके बाद 7वां है, जैसे पद्यांश में आपको तुलसीदास जी का धनुष भंग और वन पथ पर पढ़ लेना है, वैसे ही गद्यांश में आपको मित्रता चैप्टर को पढ़ लेना है, जिसमें कहते हैं कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है भाई। जो हमारी मित्रता है वो कहीं हमें अच्छे रास्ते पर लेकर के जाएगी, तो वही मित्रता अगर खराब हो गई तो हमें बुरे रास्ते पर भी लेकर के चली जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। तो जो गद्यांश है मित्रता वाले चैप्टर का, जिसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि हाँ हम लोग ऐसे सिचुएशन में है कि हमारे मित्र हमारे लिए बड़ा मायने रखते हैं। तो चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में आएगा, एनुअल एग्जाम में भी तो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला है कि प्रेमचंद्र जी और जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को आप पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो बहुविकल्पी प्रश्न आगे के आते हैं उसमें प्रेमचंद्र जी का और जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, और साथ साथ उनकी कृतियां रचनाएं जो है उसकी जो विधा है, जैसे कि चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, कौन सी विधा की रचनाएं हैं, तो विधा को भी आप याद कर लीजिएगा। वो उपन्यास है कि नाटक है, वो चीजें तो पढ़ने पे पता चलेगी, तो उसे पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है संस्कृत के ना श्लोक लिखने के लिए हमारे एग्जाम में आ जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप किसी एक श्लोक को याद करिएगा। रीजन ये है कि अगर आप किसी एक श्लोक को याद करेंगे तो क्या पता आपके ना क्वेश्चन पेपर में वो श्लोक पहले से ही आ गया, तो इसीलिए आप 2 श्लोक को याद कर लीजिएगा। और ये भी लिखा रहता है कि किसी एक श्लोक को लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो, तो न आए वाले कंडीशन के लिए आप 2 श्लोक को याद कर लीजिएगा। और वो वाला श्लोक जो है ना, वीरा वीरेण पूजते वाला, बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता, बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो। जो वीर व्यक्ति होता है, साहसी व्यक्ति होता है, वो दोनों ही परिस्थितियों में एक समान रहता है।
और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। तो ये हो सकता है हमारे एग्जाम में आ जाए, इसीलिए आप क्या करिएगा, किसी दो श्लोक को याद कर लीजिएगा। अगला 10वां वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट हास्य रस का उदाहरण याद कर लीजिएगा और रोला छंद का उदाहरण याद कर लीजिएगा। उदाहरण आप कितना भी याद कर ले, अगर आपको पता रहेगा कि हास्य रस को पहचानते कैसे हैं और रोला छंद को हम पहचानते कैसे हैं, तभी आप बिल्कुल अच्छे से इसको मतलब पहचान पाएंगे। जैसे आपके में बहुविकल्पी प्रश्नों में आएगा कि निम्न में से हास्य रस का उदाहरण कौन सा है, हास्य रस के उदाहरण को पहचानिए, रोला छंद के उदाहरण को पहचानिए। तो आप कैसे पहचानेंगे, आपको पता रहेगा जहां कहीं भी हंसी का भाव उत्पन्न हो जाएगा वो हास्य रस हो जाएगा, और जहां कहीं भी जब से रोला छंद के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोला छंद कहाँ कहाँ पर होगा। क्या पता आपने 3-4 उदाहरण को याद कर लिया और वो उदाहरण आया ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, सो दैट इज वाई आपको रोला छंद के उदाहरण पढ़ लेना है। रोला छंद के बारे में ही पढ़ लीजिएगा, उदाहरण तो आप फिर उसके बाद देख ही लेंगे। हास्य रस के बारे में पढ़ लीजिएगा, उदाहरण उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम बता देते हैं, देखिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा, सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा, साथ ही साथ तुलसीदास जी का जीवन परिचय, और इन तीनों लोगों जयशंकर प्रसाद, सूरदास और तुलसीदास की रचनाओं को पढ़ लीजिएगा। जो भी खंड काव्य आपके यहाँ चलता होगा, जिले के अकॉर्डिंग जो जो भी चलता है, नायक का चरित्र चित्रण याद कर लीजिएगा। बेरोजगारी की समस्या पर निबंध को पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा समय मिल जाए अगर आपके पास तो पर्यावरण प्रदूषण के निबंध को पढ़ लीजिएगा, और आप इसे पढ़ लेंगे तो वृक्षारोपण का निबंध क्लियर हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि का निबंध क्लियर हो जाएगा और जल संरक्षण का निबंध क्लियर हो जाएगा। इसके बाद संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत जो है उसमें आपको पहले चैप्टर प्रथम पाठ के वाराणसी को पढ़ लेना है। पद्यांश जो हमारा हिंदी में आता है उसमें तुलसीदास जी के धनुष भंग और वन पद पर को पढ़ लीजिएगा। गद्यांश जो आएगा उसमें मित्रता चैप्टर, जिसको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, उसको आप लर्न कर लेंगे। प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को पढ़ लीजिएगा। संस्कृत के कोई 2 श्लोक याद कर लीजिएगा, हास्य रस पढ़ लीजिएगा, उसका उदाहरण पढ़ लीजिएगा, रोला छंद पढ़ लीजिएगा और उसका उदाहरण पढ़ लीजिएगा। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग ने इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, कि आप लोग को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और धन्यवाद।